हे गाइस, तो अब तक हमने कोरोना वायरस के इंट्रोडक्शन, एपिडेमियोलॉजिकल फैक्ट्स, पैथोजेनेसिस, साइन एंड सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस किया है। आज हम उसकी ट्रीटमेंट देखेंगे। अब ट्रीटमेंट देखने से पहले हमें पैथोजेनेसिस को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये हमारी पैथोजेनेसिस है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से वायरस एंटर होता है लंग्स की एल्वियोलम में टाइप 2 न्यूमोसाइट से वो बाइंड करता है और ACE2 रिसेप्टर्स के साथ उसका स्पाइक्स एस प्रोटीन है वो अटैच होता है, जिससे उसका एंडोसाइटोसिस हो जाता है। अब इसका सिर्फ SSRNA सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वो एंटर होता है न्यूमोसाइट के अंदर, और न्यूमोसाइट में उसके दो पाथवे हो जाते हैं। फर्स्ट, वो RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज की मदद से कई सारे मल्टीपल SSRNA बनाएगा। जैसे ये हमारा RNA है, ठीक है। अब RNA का स्ट्रक्चर फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस से बनता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, ठीक है। अब ये इसके रॉ मटेरियल भी हमारे सेल में अवेलेबल होते हैं। तो ये RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज इस RNA को एज अ टेम्पलेट यूज़ करके इन रॉ मटेरियल की मदद से कई सारे दूसरे RNAs बना देगा, RNAs की कॉपीज़ बना देगा, ठीक है। तो इस तरह से RNA की मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएगी हमारे टाइप 2 न्यूमोसाइट में। प्लस ये जो राइबोसोम है वो SSRNA को ट्रांसलेट करके कई सारे पॉलीपेप्टाइड्स चेन बनेगा और उसके ऊपर प्रोटीएज वर्क करेगा, जिससे वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करके फिर से कई सारे वायरस बनेंगे। अब वायरस इसमें लोडेड हो गए तो ये कई केमिकल्स रिलीज़ करेगा टाइप 2 न्यूमोसाइट, जो मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देगा। मैक्रोफेज इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड TNF अल्फ़ा रिलीज़ करेगा हमारे ब्लड वेसल में, जिससे ब्लड वेसल में डायलेशन हो जाएगा, वेजो डायलेशन हो गए, और जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा वो एल्वियोले में एंटर कर देगा। फ्लूइड एक्यूमुलेट होने से और जो टाइप 2 न्यूमोसाइट के डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारी एल्वियोलाई कोलैप्स्ड हो जाएगी। इसे हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहेंगे, जिसमें डिस्पनिया होगा और हाइपोक्सिया होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड TNF अल्फ़ा जो हमारे न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करेंगे, जो न्यूट्रोफिल्स आके हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एंड प्रोटीज को रिलीज़ करेंगे। अब यहाँ पे प्रोटीज है वो हमारे प्रोटीन्स जो हमारे टिश्यू होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वायरस को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ भी टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेगी। तो यहाँ पे एयर की जगह पे कंसोलिडेशन हो जाएगा, टिश्यू का मास, डेड टिश्यू का मास क्रिएट हो जाएगा, जिससे कफ होगा। प्लस इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड TNF अल्फ़ा ब्लड से ब्रेन में जाएंगे और वहाँ पे हमारा थर्मो रेगुलेटर हाइपोथैलेमस है उसको एक्टिवेट कर देंगे, जिससे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसलिए फीवर आएगा। फोर्थ पॉइंट है कि सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम होगा, क्योंकि सिस्टेमिकली वेजोडाइलेशन हो रहा है, इसलिए अब सिस्टम में जो ब्लड वेसल में ब्लड कम बच जाएगा, पूरा वेजोडाइलेशन से फ्लूइड बाहर चला जाएगा, इसलिए ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इससे जो ऑर्गन्स है हमारे वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई, परफ्यूजन कम हो जाएगा। मेन ऑर्गन जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, पेनक्रियास, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से वो फेलियर की ओर बढ़ेंगे, जिसे हम मल्टीपल सिस्टमिक ऑर्गन फेलियर कहते हैं, और इसकी वजह से आगे जाके इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये एक पूरा पैथोजेनेसिस था। तो इसकी अब ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो वायरस के केस में बेस्ट ट्रीटमेंट है वैक्सीन, लेकिन एस्टिमेशन ये है कि 2021 तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए हमें बेस्ट है कि प्रिवेंटिव केयर रखें और मेडिकेशंस जो अवेलेबल है। तो प्रिवेंटिव केयर में किसी भी पेशेंट से हमें 3 to 6 फीट 1 मीटर का डिस्टेंस रखना ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। प्लस अपने नोज़ को अगर जो पेशेंट है तो वो कवर करके रखे, ड्रॉपलेट्स आगे जाके दूसरे को इन्फेक्ट ना करे, ये मेन अब तक हमारी प्रिवेंटिव केयर है। अगर वायरस एंटर हो जाता है बॉडी में तो उसके लिए हमें मेडिकेशंस लेनी पड़ेगी। तो फर्स्ट क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। अब क्लोरोक्विन सबसे पहले, जो ये हमारा वायरस है वो टाइप 2 न्यूमोसाइट से अटैच होता है साइलिक एसिड की लेयर से। क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन साइलिक एसिड की सिंथेसिस को सप्रेस कर देगा, जिससे ये यहाँ पे बाइंड नहीं हो सकता है। सेकंड स्टेप में क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन स्पाइक्स प्रोटीन का AC2 से बाइंडिंग स्टॉप कर देंगे, जिससे यहाँ पे ये बाइंड नहीं हो पाएगा। थर्ड, क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उसका
एंडोसाइटोसिस नहीं होने देंगे, वायरस यहाँ पे एंटर नहीं हो सकेगा। और फोर्थ, जो हमारा क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है वो वायरस का रेप्लिकेशन कम कर देंगे। स्टेप में क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज की सिंथेसिस को कम कर देगा, जिससे वायरस का रेप्लिकेशन कम हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप से हमारा क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक्ट करेगा। फर्स्ट बाइंडिंग, सेकंड यहाँ पे बाइंडिंग रिसेप्टर से, थर्ड जो एंडोसाइटोसिस होता है वो, और फोर्थ उसका रेप्लिकेशन। तो ये अब अगर वायरस एंटर हो जाता है हमारे सेल में टाइप 2 न्यूमोसाइट में, तो सेकंड हमारी जो मेडिकेशन है वो है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर हमारे आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शन को इफेक्ट करेगी। किस तरह से? रेमडेसिविर का स्ट्रक्चर एडेनिन से सिमिलर है। तो जब आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को टेम्पलेट की तरह यूज़ करके कई सारी कॉपीज़ बनाएगा, तो इसको वो रिप्लेस करके कई सारी जगह पे रेमडेसिविर कनेक्ट हो जाएगी, जिससे जो ये आरएनए बना है वो रियल वायरल आरएनए नहीं होगा, जिसकी वजह से ये कॉपीज़ जो बनेगी वो वायरस की कॉपीज़ नहीं होगी। इससे जो वायरस का मल्टीप्लिकेशन है वो रुक जाएगा। और नेचर 2020 की जो फेब्रुआरी रिपोर्ट है उसमें ये देखा गया थी कि इट डज इफेक्ट, जो हमारे रेमडेसिविर है इसका इफ़ेक्ट होता है। लोपिनाविर और राइटोनाविर। लोपिनाविर हमारे प्रोटीएज को इनहिबिट कर देगा, जिससे पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। प्लस राइटोनाविर हमारे लीवर में जो एंजाइम हमारे लोपिनाविर को डिस्ट्रॉय करता है उसको वो सप्रेस कर देगा, जिससे लोपिनाविर का ब्लड में लेवल मेंटेन रहेगा। 100 पेशेंट की जब स्टडी की गई लोपिनाविर और राइटोनाविर की ट्रीटमेंट जो ले रहे थे, तो ये पाया गया कि मोर्टालिटी रेट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो रही है। प्लस 12 डेज़ के बाद सीरियस कॉम्प्लिकेशन का अमाउंट भी कम हो गया था और वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हो गई है। तो ये एक हमें प्रोमिनेंट हमारी ट्रीटमेंट हो सकती है। अब फोर्थ है लोपिनाविर, राइटोनाविर और इंटरफेरॉन बीटा का कॉम्बिनेशन। इंटरफेरॉन से हमारे नेचुरल इम्यूनिटी के कंपोनेंट है। जब कोई सेल वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है जैसे टाइप 2 न्यूमोसाइट, तो वो इंटरफेरॉन्स रिलीज़ करेगा जो हमारी इम्यूनिटी के कंपोनेंट है उसको एक्टिवेट कर देगा, और ये पर्टिकुलर ये सेल हमारी इम्यूनिटी के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये आगे हमारा वायरस का रेप्लिकेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो सार्स 2004 की स्टडी में ये इंटरफेरॉन बीटा का यूज़ किया गया था और रेप्लिकेशन रेट कम हुआ था। अब ये 4 मेडिकेशन के अलावा अदर मेडिकेशंस भी है, जैसे एक है टोसिलिजुमेब जो इंटरल्यूकिन 6 को सप्रेस करता है। इंटरल्यूकिन 6 का रिलीज़ कम होने से हमारे न्यूट्रोफिल्स का एक्टिवेशन कम होगा और आगे की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ भी देना पड़ेगा, जिससे हमारा अगर फीवर बढ़ रहा है तो हमें एंटीपायरेटिक्स भी देना पड़ेगा। प्लस हमें फ्लूइड देना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स में यहाँ पे फ्लूइड नहीं है, तो हमें रिंगल लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन फ्लूइड पेशेंट को देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमें कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा लंग्स में भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इसको हम स्पेरिंगली यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं देंगे हम पेशेंट को। ये हमारा वेंटिलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से हमारी जो एल्वेलाई कोलैप्स्ड हो गई है, इसलिए हमें पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर देना पड़ेगा, जिससे एल्वेलाई इन्फ्लेट हो जाए, फूल जाए। ठीक है, तो वो हम 0.5 से ज़्यादा रखेंगे पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, और जिससे हमारा PaO2 यानी प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो 55 mm से ज़्यादा रखेंगे। करें तो हमारे पास अभी 3 वे है, वैक्सीन नहीं है इसके अलावा। तो सबसे पहले हमें प्रिवेंशन, सेकंड है हमारे मेडिकेशंस है, और थर्ड जो मैकेनिकल वेंटिलेशन और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स। तो ये हमारी ट्रीटमेंट कोविड-19 की हमने आज डिस्कस करी। आगे हम जो रीसेंट अपडेट आते रहेंगे तो वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।